नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, आज का वीडियो हम हरियाणा की दल बदल राजनीति के उस दलदल के बारे में बना रहे हैं जिसने हरियाणा को बहुत बदनाम किया। हालांकि मैं इस पर पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं, लेकिन पॉलिटिक्स ऑफ चौधर की इस सीरीज में इस वीडियो में एक साथ छुटी हुई सारी की सारी बातों को शामिल करके एक ऐसा कंप्लीट वीडियो ये होगा जिसको देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चाहकर भी मैं इस वीडियो को दोस्तों 10-12 मिनट में ख़त्म नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हरियाणा की राजनीति इतनी बहुरंगी है, इसके इतने किस्से हैं, इसको मैं कहने सुनने के लिए इसमें इतनी बातें हैं कि बहुत वक्त लगता है। और हरियाणा बनने के बाद जो 19 महीने थे दोस्तों, वो दल बदल के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको तसल्ली के साथ सुने। 1966 में जब हरियाणा बना और बनते ही हरियाणा के राजनेताओं ने कुर्सी के जो खेल खेले वो पूरे भारत में चर्चित हुए। भारत की संसद में इसको आया राम गया राम बोला गया, लेकिन हरियाणा की नेताओं की सेहत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तब भी चल रहा था, ये आज भी चलता है। आज भी हरियाणा की सरकार में वो लोग बैठते हैं जो चुनाव से पहले एक दूसरे का विरोध करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद विरोधी से हाथ मिला लेते हैं और हरियाणा को लूटने का खेल जारी रखते हैं। 1966 में जब अलग राज्य के रूप में हरियाणा अस्तित्व में आया और उसके आने के बाद राजनेताओं की जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं थी, उन्होंने इस नवजात प्रदेश को सत्ता के एक ऐसे खेल में झोंक दिया था जिससे हरियाणा देश भर में कुख्यात हुआ। हालात इतने विकट थे कि सूबे की पहली विधानसभा, जिसका कार्यकाल 1972 तक नियत था, उसको 9 महीने बाद भंग करके राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा और 1968 की गर्मियों में मध्यावधि चुनाव हुए और चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री बने। लेकिन राजनीतिक अस्थिरताओं ने हरियाणा का साथ नहीं छोड़ा। राज्य निर्माण से लेकर चौधरी बंसीलाल के मुख्यमंत्री बनने तक के 9 महीनों का जो कालखंड है दोस्तों, वो हरियाणा के राजनीतिक इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिस पर केवल शर्मिंदगी महसूस की जा सकती है। इस दौर के सियासी खिलाड़ियों ने जो करतब और करतूतें दिखाई, उनका असर आज भी हरियाणा की राजनीति पर देखा जा सकता है। और उस दौर में तो हरियाणा में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता व दल बदल की चर्चा संसद से लेकर भारत की सड़कों तक होती थी। राजनेताओं की करतूतों ने हरियाणा को एक ऐसे प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया जहां राजनीति में सिद्धांत और आदर्शों के लिए कोई जगह ही नहीं थी। संसद में तत्कालीन गृह मंत्री वाईपी चौहान ने जो बात कही थी कि हरियाणा में 20-20 हजार रुपए में विधायक बिकते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दौर में हरियाणा की राजनीति के बारे में क्या कुछ कहा जाता था। पंजाब हरियाणा के बंटवारे पर सीमा आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के लगभग 1 महीने बाद ही 5 जुलाई 1966 को केंद्र सरकार ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था, ताकि नए प्रदेशों को विधिवत रूप से जन्म दिया जा सके। लेकिन उन्होंने विधानसभा भंग नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि सरकार कांग्रेस की बननी है। पंडित भगवत दयाल शर्मा जी, जो संयुक्त पंजाब में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान थे, हरियाणा में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान पद के दावेदार हो गए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों से हलचल शुरू हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायक दल का नेता चुने जाने से पहले हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रधान चुना जाना था। हरियाणा के शीर्ष राजनेता चौधरी देवीलाल और प्रोफेसर शेर सिंह उस समय कांग्रेस से बाहर थे। चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा, चौधरी रिजक राम और बहन चंद्रावती नहीं चाहते थे कि पंडित भगवत दयाल शर्मा जी सर्वसम्मति से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान बन जाएं। पंडित भगवत दयाल विरोधी इन नेताओं ने अंबाला से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य अब्दुल गफ्फार खां को भगवत दयाल जी के मुकाबले में चुनाव में खड़ा किया। पंडित भगवत दयाल जी ने उस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया और एक नारा हवा में फेंक दिया कि कांग्रेस के जाट नेता मुझे ब्राह्मण होने की वजह से हराना चाहते हैं। नतीजन चुनाव में जाट और गैर जाट का रंग था, वो चुनाव पर चढ़ा और भगवत दयाल जी ने ये नारा जो था वो दबी जुबान में 1962 के झज्जर विधानसभा चुनाव में भी ये दिया था। उन्होंने प्रोफेसर शेर सिंह के खिलाफ चुनाव जीता था और इस बार शर्मा जी मुखर होकर इस नारे पर खेले। नवसर्जित हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी के दावेदार राजनेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी
वहीं कांग्रेस के आला कमान में कुछ और कहानियां चल रही थी। हरियाणा निर्माण से महज 9 महीने पहले प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी जी पार्टी और सरकार में इतनी ताकतवर नहीं थी कि कोई मनचाहा फैसला ले सके। सिंडिकेट के नेताओं और कांग्रेस अध्यक्ष कामराज का कांग्रेस में बहुत दबदबा होता था। इंदिरा गांधी जी में अभी इतनी ताकत नहीं थी कि वो इन नेताओं की राय को दरकिनार कर सके और कांग्रेस का ये धड़ा पंजाब के तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित भगवत शर्मा जी को ही नवसर्जित हरियाणा की कमान सौंपने का मन बना चुका था और इंदिरा गांधी जी भी वक्त और हालात की नजाकत को देखते हुए सिंडिकेट से किसी भी तरह का पंगा मोल लेना नहीं चाहती थी। मुख्यमंत्री पद के 2 प्रबलतम दावेदार थे, चौधरी देवीलाल और प्रोफेसर सिंह। ये दोनों ही उस समय कांग्रेस से निष्कासित चल रहे थे। संयुक्त पंजाब में हरियाणा निर्माण और हिंदी आंदोलन के अगुवा रहे इन दोनों नेताओं ने 1962 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस प्रत्याशियों के खिलाफ लड़ा था और प्रोफेसर शेर सिंह जी को जो इस चुनाव में अपने जीवन की पहली हार का सामना पंडित भगवत दयाल शर्मा जी के हाथों से झेलनी पड़ी थी। इस वजह से पंडित भगवत दयाल शर्मा जी का राजनीतिक कद काफी बढ़ गया था, क्योंकि प्रोफेसर शेर सिंह जी को झज्जर विधानसभा क्षेत्र में अपराज्य के रूप में माना जाता था। वे 1946, 1952 और 1957 में यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीत चुके थे और जाट बाहुल्य इस क्षेत्र में पंडित भगवत दयाल जी की यह जीत चौंकाने वाली थी। पंजाब की राजनीति में पंडित भगवत दयाल जी को प्रताप सिंह कैरो का आशीर्वाद प्राप्त था और असल में वो प्रताप सिंह कैरो के ही आदमी थे जिनका इस्तेमाल कैरो प्रोफेसर शेर सिंह और देवीलाल जी से निपटने के लिए कर रहे थे और कैरो ने ही उनको पंजाब कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी बनवाया था। उस समय इंदिरा गांधी जी जिस नेता को वाकई मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी वो थे राव वीरेंद्र सिंह जी। जानकार बताते हैं कि इंदिरा जी ने पंडित भगवत दयाल शर्मा जी को अपने पास बुलाया था और बुलाकर कहा कि मैं राव साहब को सीएम बनाना चाहती हूँ और बेहतर होगा कि आप इस काम में बाधा न डालें। इस पर पंडित जी ने कहा कि बहन जी, राव तो विधायक भी नहीं है और यदि आप उनको सीएम बना देंगी तो इससे कांग्रेस में तो गलत परंपरा पड़ जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि विधायक जो बाकी लोग हैं वो मेरे साथ हैं। इंदिरा जी ने पंडित भगवत दयाल जी का रुख भांपते हुए ज़्यादा जोर नहीं दिया, लेकिन शर्मा जी के इसी तर्क को आधार बनाते हुए इंदिरा गांधी जी ने 1968 में मध्यावधि चुनाव के बाद पंडित भगवत दयाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया और उसके बाद मुख्यमंत्री बंसीलाल जी बने। हरियाणा की राजनीति दोस्तों कभी भी दूध की धुली नहीं रही। हाँ, कुछ एक भद्र व्यक्ति और शालीन व्यक्ति इस राजनीति में रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर इस जो मासूम प्रदेश है हमारा, इसकी राजनीति का चेहरा हमेशा क्रूप और कुटिल ही रहा है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर पंडित भगवत दयाल शर्मा आसीन थे और उनको इस दौड़ में जो नहीं पछाड़ पाए, उनके पास अगले जो शुरुआती महीने थे उनमें जो संभावित विधानसभा चुनाव थे उनका इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया था। 9 दिसंबर 1966 को विधानसभा भंग हुई और पंडित भगवत दयाल जी अगली व्यवस्था तक कामचलाऊ मुख्यमंत्री प्रदेश के हो गए। फरवरी 1967 में हरियाणा की पहली विधानसभा के चुनाव हुए और विधानसभा की कुल 81 सीटें उस समय होती थी और कांग्रेस ने 48 सीटें चुनाव में जीती। जनसंघ ने 48 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था और 12 सीटें जीत हासिल उसको हुई। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को और स्वतंत्र पार्टी को 2 और 3 सीटें मिली, जबकि 16 सीटों पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को चुनाव में विजय मिली थी। इस चुनाव में 7 पूर्व मंत्रियों की जमानतें जब्त हुई थी और पंडित भगवत दयाल शर्मा जी ने प्रदेश की कमान संभालने के बाद से ही पार्टी पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के मकसद से जो रामकृष्ण गुप्ता जी थे उनको 18 नवंबर 1966 को हरियाणा कांग्रेस का निर्विरोध अध्यक्ष बनवा दिया था और उस समय प्रदेश में ब्राह्मण मुख्यमंत्री और बनिया प्रधान का गठजोड़ राज्य के उस जाट समुदाय को खतरे की घंटी लगा जो पंडित जी को सत्ता से हटाने का चक्रव्यूह रच रहा था और हर हाल में उनको हटाना चाहता था। कांग्रेस की टिकटों के वितरण में देवीलाल और शेर सिंह गुट को अहमियत नहीं दी गई, क्योंकि दोनों ही नेता 1966 में कामराज जी की घोषणा के बाद कांग्रेस में लौटे थे और देवीलाल जी ने तो खुद चुनाव भी नहीं लड़ा था। उनकी जगह उनके बेटे प्रताप सिंह चौटाला को इलाहाबाद से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया था। कामराज घोषणा के बाद देवीलाल जी जून 1966 में कांग्रेस में आ तो गए, लेकिन भगवत दयाल शर्मा जी के गुरु मोरारजी देसाई उन्हें कांग्रेस में कोई पद या टिकट देने के लिए राजी नहीं हुए।
1967 में भी 1952, 1957 और 1962 की तरह ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे और इस दफा प्रोफेसर शेर सिंह जी को राज्य की सक्रिय राजनीति से हटाकर झज्जर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया। प्रोफेसर शेर सिंह जी का लोकसभा में पहुंचना कम मुश्किलों भरा नहीं रहा। पंडित भगवत दयाल जी और चौधरी हरिद्वार लाल ने उनको हराने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वो चुनाव जीत गए और उनको इंदिरा गांधी जी द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बतौर शिक्षा राज्य मंत्री शामिल किया गया। इस तरीके से वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान पाने वाले पहले हरियाणवी बने, लेकिन हरियाणा की राजनीति में उनका दखल बरकरार रहा। मुख्यमंत्री पद के एक और सशक्त दावेदार राव वीरेंद्र सिंह जी पटौदी से विधायक चुनकर आए थे। इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरी तरह कमर कस रखी थी और उनकी स्थिति अभी नहीं तो कभी नहीं वाली थी। राव साहब ने 12-13 दिनों के भीतर वो कमाल कर दिखाया और इसके लिए उनको कांग्रेस से भी बगावत करनी पड़ी। जहां तक सवाल चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा का है तो पंडित भगवत दयाल शर्मा ने उनकी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की भ्रूण हत्या उनको चुनाव हरवा कर दी थी। 1962 में केंद्र से प्रदेश की राजनीति में लौटे चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा ने विधानसभा का पहला चुनाव कलानौर से लड़ा था। वो चुनाव जीते थे और पंडित भगवत दयाल शर्मा जी की हरियाणा गठन के बाद बनी सरकार में मंत्री भी बने थे। 1967 में वो कलानौर की बजाय किलोई हलके में शिफ्ट हो गए और इसी क्षेत्र में उनका पैतृक गांव सांगी भी पड़ता था, लेकिन रणवीर सिंह जी के सामने पंडित भगवत दयाल जी ने अस्थल भोर मठ के जो महंत थे श्रीनाथ जी, उनको निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर दिया था। इस बहुचर्चित चुनाव में चौधरी रणवीर सिंह जी को अपने चुनाव की राजनीतिक जीवन की पहली पराजय का सामना करना पड़ा और महंत श्रीनाथ जी ने उनको 8,673 वोट से हरा दिया। हरियाणा गठन के बाद पहले चुनाव के बाद स्थानीय दिग्गजों की कोशिशों पर पानी फेरते हुए और केंद्र में इंदिरा गांधी को धत्ता बताते हुए पंडित भगवत दयाल जी ने एक बार दोबारा से 10 मार्च 1967 को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो विराजमान हो गए। पंडित जी अपने मंत्रिमंडल के अनुमोदन के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिले तो इंदिरा गांधी जी ने उनको कहा कि अपने मंत्रिमंडल में चौधरी चांदराम और चौधरी देवीलाल के लड़के चौधरी प्रताप सिंह को ले लो, लेकिन पंडित भगवत दयाल जी ने ऐसा करने से इंदिरा गांधी को साफ मना कर दिया। जल्दी पंडित भगवत दयाल के विरोधियों को उनको सबक सिखाने का मौका मिल गया और क्योंकि मौके की वो तलाश में थे और ये मौका था विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव का और मुख्यमंत्री भगवत दयाल जी ने जींद के विधायक लाला दया किशन को विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामित करवा दिया। विरोधी गुट ने राव वीरेंद्र सिंह जी को प्रत्याशी बना दिया और राव वीरेंद्र सिंह जी ने दया किशन जी को 37 के मुकाबले 40 वोटों से हरा दिया। राव साहब को 12 कांग्रेसियों ने और 28 विपक्षी विधायकों ने समर्थन दिया था। इसके बाद पंडित भगवत दयाल जी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी क्योंकि वो अपना प्रदेश जो विधानसभा अध्यक्ष थे वही नहीं जीतवा पाए थे। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में चौधरी बंसीलाल की भूमिका भी काफी विवादों भरी रही। चौधरी बंसीलाल जी अपना वोट ही नहीं डाल पाए क्योंकि उनको एक साजिश करके कमरे में बंद करवा दिया था और विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही वो कमरा खोला गया। राव वीरेंद्र सिंह जी के विधानसभा अध्यक्ष बनते ही उसी दिन पंडित भगवत दयाल विरोधी गुट ने सभी 12 कांग्रेस सदस्यों जो थे उन्होंने हरियाणा कांग्रेस नामक एक अलग दल का गठन कर लिया और 16 निर्दलीय सदस्य थे, उन्होंने भी एकजुट होकर नवीन हरियाणा पार्टी बना ली। इस तरीके से हरियाणा में अब कई दल हो गए थे जिनमें एक कांग्रेस थी, एक नवीन हरियाणा पार्टी थी, एक जनसंघ थी, स्वतंत्र पार्टी थी, आरपीआई थी। कुल 6 राजनीतिक दल उस समय हो गए थे। 20 मार्च को जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, नवीन हरियाणा पार्टी और हरियाणा कांग्रेस ने मिलकर हरियाणा संयुक्त दल विधायक पार्टी बनाकर देवीलाल के नेतृत्व में एक समन्वय कमेटी गठित की। 21 मार्च को जाट मंत्री चौधरी रिजक राम ने भी पंडित भगवत दयाल जी की सरकार से इस्तीफा दे दिया और अगले ही दिन घोषणा की कि मैं कांग्रेस में बना रहूंगा। 22 मार्च को पंडित भगवत दयाल शर्मा जी ने मंत्रिमंडल में बतौर शिक्षा मंत्री जो चौधरी हरिद्वार लाल थे और 2 अन्य विधायक थे, उन्होंने भी संयुक्त मोर्चे में शामिल होने का ऐलान कर दिया। इस तरीके से संयुक्त मोर्चे की सदस्य संख्या 48 पहुंच गई और 22 मार्च को ही पंडित भगवत दयाल जी ने राज्यपाल को जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल ने संयुक्त मोर्चा के नवनिर्वाचित नेता राव वीरेंद्र सिंह जी को सरकार बनाने का न्योता दिया
और 24 मार्च 1967 को अहिरवाल को पहला मुख्यमंत्री मिला और राव साहब ने 15 मंत्रियों सहित मुख्यमंत्री पद का ओहदा ग्रहण किया। और इस प्रकार हरियाणा बनने के पहले आम चुनाव के बाद हरियाणा में कांग्रेस की पहली सरकार मात्र 13 दिनों में इतिहास के पन्नों में दफन हो गई। पंडित भगवत दयाल जी सरकार गिराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो चौधरी देवीलाल ने निभाई। और समय का फेर देखिए दोस्तों कि राव वीरेंद्र सिंह जी की सरकार को भी बनाने और गिराने में भी देवीलाल ने ही अहम योगदान दिया। कहा जाता है कि जब देवीलाल जी का पंडित भगवत दयाल जी से मोह भंग हुआ तो उन्होंने तय किया कि अब पंडित भगवत दयाल जी की सरकार को गिरा दूंगा। तो उन्होंने राव वीरेंद्र सिंह जी से संपर्क साधा और दिल्ली में महारानी बाग के एक बंगले में चौधरी देवीलाल और राव वीरेंद्र सिंह जी में एक समझौता हुआ। इसमें चौधरी देवीलाल ने लोटे में नमक डालकर राव वीरेंद्र सिंह जी का साथ देने का भरोसा दिया। और समझौते के वक्त चौधरी देवीलाल ने ये जरूर कहा था कि राव साहब यदि आप उचित समझें तो चौधरी चांदराम को कैबिनेट में इंडस्ट्री महकमा दे देना। राव वीरेंद्र सिंह जी ने चांदराम जी को मंत्री तो बनाया लेकिन इंडस्ट्री महकमा नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद राव साहब ने देवीलाल जी की तरफ ध्यान देना भी बंद कर दिया। चौधरी देवीलाल सोच रहे थे कि राव वीरेंद्र सिंह हर काम उनसे पूछ कर करेंगे, लेकिन राव वीरेंद्र सिंह जी की अपनी राजाओं वाली अकड़ थी तो चौधरी देवीलाल के इशारों पर चलने वाले वो व्यक्ति थे नहीं। फिर जो होना था वही हुआ। राव सरकार के बनने के मात्र 2.5 महीनों बाद चौधरी देवीलाल सरकार के प्रति अपनी नाराजगी मीडिया के सामने भी और सार्वजनिक तौर पर भी करने लगे। तनातनी बढ़ी तो हरियाणा संयुक्त दल ने 14 जुलाई को अपनी एक बैठक की जिसमें 38 विधायक थे। उन्होंने देवीलाल को दल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद चौधरी देवीलाल ने तुरंत ही विपक्षी पार्टी कांग्रेस से समझौता कर लिया और राव सरकार का तख्ता पलटने में दिलोजान से जुट गए। 15 जुलाई को राव वीरेंद्र सिंह जी ने अचानक अपने मंत्री परिषद का त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपा। उनका मकसद ये था कि देवीलाल समर्थक विधायकों को हटाकर मंत्रिमंडल का दोबारा से गठन करें ताकि ये जो विरोधी हैं इनसे निपट लूं। लेकिन उससे पहले ही जब राव साहब अपने मंत्रिमंडल को बना पाते, देवीलाल जी ने सरकार बनाने का दावा ठोक दिया और 51 विधायकों की सूची राज्यपाल के सामने प्रस्तुत कर दी। राज्यपाल ने वो सूची यह कहकर कि देवीलाल के समर्थक विधायकों के हस्ताक्षर इस पर नहीं है, देवीलाल के दावे को खारिज कर दिया, जबकि विधायकों के हस्ताक्षर उस पर दर्ज थे। राज्यपाल ने राव वीरेंद्र सिंह जी से पुनः मंत्रिमंडल बनाने को कहा और नई मंत्रिपरिषद ने 15 जुलाई को शपथ ले ली। राव साहब ने इस दफा दलित नेता चौधरी चांदराम और मनीराम गोदारा को अपने मंत्रिमंडल में नहीं लिया। देवीलाल जी के एक प्रमुख सहयोगी और मुख्य संसदीय सचिव चौधरी जगन्नाथ ने इसके विरोध में 16 जुलाई को इस्तीफा दे दिया। 10 अगस्त को संयुक्त मोर्चे के विधायक गोविंद राम बत्रा को मुख्य संसदीय सचिव पद की शपथ दिलाई गई और इसके 10 दिन बाद कांग्रेस के एक और नए विधायक हरि सिंह डावड़ा को कैबिनेट रैंक का मंत्री राव वीरेंद्र सिंह जी ने अपनी सरकार में नियुक्त कर दिया। इसी दौरान राव वीरेंद्र सिंह ने कई विधायकों को मंत्री पद रेवड़ियों की तरह बांटे ताकि सरकार को स्थिर रखा जा सके। देवीलाल जी तोड़फोड़ में लगे हुए थे। उन्होंने विधानसभा में अपने छोटे से गुट को हरियाणा कांग्रेस का नाम दिया और राव वीरेंद्र सिंह जी ने अपने नए गुट का नाम विशाल हरियाणा पार्टी रख दिया। शुरू में विशाल हरियाणा पार्टी के कुल 29 विधायक थे और दल के एक सदस्य मुल्तान सिंह ने, जो राज्य मंत्री थे, 29 सितंबर को दल से त्यागपत्र दे दिया, लेकिन मंत्री पद पर वो बने रहे और संयुक्त मोर्चा का समर्थन करते रहे। बाद में उन्हें इस बात के लिए भी राजी कर लिया गया कि वे दल से अपना त्यागपत्र वापस ले लें। 3 अक्टूबर को एक और कांग्रेसी विधायक तुहीराम जी संयुक्त मोर्चे में शामिल हो गए। अब तुहीराम जी की कहानी भी बहुत दिलचस्प है दोस्तों। तुहीराम जी के बारे में कहा जाता था कि उनको पंडित भगवत दयाल जी राजनीति में लेकर आए थे और वो तुहीराम पर बहुत भरोसा करते थे। लेकिन तुहीराम जी पंडित भगवत दयाल जी को गच्चा देकर राव वीरेंद्र सिंह से जा मिले और राव साहब ने उनको संसदीय सचिव की शपथ दिला दी। इस घटना का पंडित जी के जीवन पर असर पड़ा कि उनको लकवा मार गया और जब लोग मिलने आते तो विनोद प्रिय पंडित जी से जब लोग पूछते कि पंडित जी लकवा मार गया तो उनका जवाब होता था, ना भाई, मेरे को तो तुहीराम मार गया। चौधरी देवीलाल की तरफ से 22 अक्टूबर को पहला धमाका तब हुआ जब जनसंघ के 4 विधायकों डॉक्टर ओम प्रकाश जगाधरी से, बनवारी लाल जी नारनौल से, लक्ष्मण दास जी सिरसा से और रणधीर सिंह जी समालखा से उन्होंने दिल्ली में जाकर कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर दिया। 29 अक्टूबर को खाद्य उपमंत्री मोहनलाल ठाकुर ने अपने पद से और संयुक्त मोर्चे से त्यागपत्र दे दिया
उनके त्यागपत्र के बाद संयुक्त मोर्चे की सदस्य संख्या 39 हो गई, जबकि विरोधी पक्ष की संख्या 40 हो गई, जिसमें 31 कांग्रेसी, 5 देवीलाल गुटके और 4 जनसंघी दल बदलू इसमें शामिल थे। इस समय सदन की संख्या 79 थी, क्योंकि 19 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष चौधरी श्रीचंद का निधन हो गया था और एक अन्य सदस्य न्यायालय में विचाराधीन केस के चलते विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए ही अधिकृत नहीं थे। राजनीति ने नया रंग लिया और 30 अक्टूबर को दलित विधायक चौधरी गयालाल, जो पहले कांग्रेस छोड़कर संयुक्त मोर्चे में शामिल हो गए थे, दोबारा से कांग्रेस में लौट आए। नतीजन मोर्चे के विधायकों की संख्या 38 रह गई, जबकि विरोधी पक्ष की संख्या 41 हो गई। लेकिन 9 घंटों के भीतर ही गयालाल जी ने फिर से पलटी मारी और एक बार दोबारा से संयुक्त मोर्चे में जा मिले। 1 नवंबर को राव वीरेंद्र सिंह जी ने उनको संसदीय सचिव की शपथ दिलवा दी। गयालाल जी ने 15 दिनों के भीतर ही 3 बार दल बदल करके हरियाणा की दल बदल की राजनीति को एक नया रिकॉर्ड कायम किया, उसको नई ऊंचाइयां देने का काम किया। आजकल जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयभान जी, इनके पिता ही थे चौधरी गयालाल जी। दल बदल राजनीति का दूसरा नाम आयाराम गयाराम भी प्रचलित हुआ है, जिसके असली जनक जो हैं वो चौधरी गयालाल जी थे। और कहा जाता है कि राव वीरेंद्र सिंह जी ने गयालाल जी को आयाराम की उपाधि दी थी। गयालाल जी ने उसी दिन कुछ समय पहले नई दिल्ली में घोषणा की थी कि संयुक्त मोर्चे को त्याग कर मैं कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं। राव साहब उनको लेकर खुद चंडीगढ़ आए और उन्होंने अपने भाषण में इस जुमले का इस्तेमाल किया कि आया राम गया राम का यह जुमला हरियाणा की राजनीति के साथ हमेशा के लिए चिपक गया। आज भी दिल्ली के पत्रकार इस जुमले का इस्तेमाल करते हैं। 31 अक्टूबर को चांदराम जी ने कांग्रेस में फिर से लौटने की घोषणा कर दी और उनके इस कदम से यह कयास लगाए जाने लगा कि देर सवेर खुद चौधरी देवीलाल और उनके साथी भी कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। उसी दिन स्वास्थ्य मंत्री और स्थलभोर मठ के महंत श्रीनाथ जी, जिन्होंने किलोई विधानसभा क्षेत्र से दिग्गज कांग्रेसी नेता रणवीर सिंह हुड्डा जी को शिकस्त दी थी, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। मगर तेज तर्रार राव साहब ने एक और जाट विधायक चौधरी रणधीर सिंह जी को संयुक्त मोर्चे में शामिल करवा दिया और चौधरी रणधीर सिंह वही थे जिन्होंने 9 दिन पहले जनसंघ छोड़कर कांग्रेस से नाता जोड़ा था। रणधीर सिंह जी के दोबारा संयुक्त मोर्चे में लौट आने से राव वीरेंद्र सिंह जी की सरकार पर जो खतरे के बादल मंडरा रहे थे वो छट गए और उनकी कुर्सी बच गई। नवंबर की शुरुआत में राव साहब की सरकार अल्पमत में आ गई थी, लेकिन राज्यपाल BN चक्रवर्ती जी ने यह फैसला लिया था कि राव मंत्रिमंडल को बने रहना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री को अकेले सबसे बड़े दल का समर्थन प्राप्त है और विपक्ष अभी तक ये सिद्ध नहीं कर पाया है कि उसको आवश्यक बहुमत प्राप्त है। 5 नवंबर को देवीलाल जी और पंडित भगवत दयाल जी ने राज्यपाल BN चक्रवर्ती को एक तार भेजा और इस तार में यह मांग की गई थी कि विपक्ष की जो सदस्य संख्या है वो 40 हो गई है और इस प्रकार मंत्रिमंडल अल्पमत में आ गया है, उसको हटा देना चाहिए। 6 नवंबर को चौधरी देवीलाल की हरियाणा कांग्रेस के एक और सदस्य लोहारू के विधायक चौधरी हीरानंद आर्य जी राव वीरेंद्र सिंह जी की विशाल हरियाणा पार्टी में शामिल हो गए। एक दूसरे कांग्रेसी तोहीराम जी को संसदीय सचिव की जगह पे राव वीरेंद्र सिंह जी ने अब राज्य मंत्री बनवा दिया। 8 नवंबर को कांग्रेस के एक और विधायक राजेंद्र सिंह जी संयुक्त मोर्चे में शामिल हो गए और उनको कैबिनेट स्तर का मंत्री राव वीरेंद्र सिंह जी ने बनाया। इस तरह से राव साहब ने 3 विधायकों के बहुमत का जुगाड़ कर लिया और अब उनकी झोली में कुल 31 विधायक थे, उनमें से 23 मंत्री बने हुए थे। आप उस समय की दल बदल और मंत्रियों की स्थिति से अंदाजा लगा सकते हैं क्या हाल रहा होगा। इसी दौरान चौधरी हीरानंद आर्य जी सिर्फ 6 दिन मंत्री रहने के बाद अपने पद से इस्तीफा देकर देवीलाल जी की हरियाणा कांग्रेस में शामिल हो गए। राव सरकार गिराने के खेल में चौधरी हीरानंद आर्य जी का चौधरी देवीलाल जी ने जमकर इस्तेमाल किया, जबकि चौधरी हीरानंद आर्य जी व्यक्तिगत रूप से बेहद सरल और ईमानदार व्यक्ति थे। लेकिन चौधरी देवीलाल सत्ता के इस खेल में उनको इसकी परवाह नहीं थी कि किसकी छवि बिगड़ रही है, किसकी बन रही है। वो सिर्फ राव साहब की सरकार को गिराना चाहते थे, चाहे इसके लिए किसी की भी कुर्बानी लेनी पड़े। चौधरी हीरानंद आर्य जी ने 9 महीने में कुल 4 बार दल बदल करने के बाद केवल 6 दिन तक वो मंत्री रहे और इसके बाद उन्होंने ताउम्र चौधरी देवीलाल को इसलिए माफ नहीं किया क्योंकि उनकी वजह से उनकी छवि खराब हुई। चौधरी हीरानंद आर्य जी के साथ ही पूर्व मंत्री मनीराम गोदारा जी, मुख्य संसदीय सचिव चौधरी जगन्नाथ जी और प्रताप सिंह चौटाला जी ने भी हरियाणा कांग्रेस में वापसी कर ली। देवीलाल गुट के 5वें सदस्य चौधरी चांदराम जी पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुके थे।
अब देवीलाल जी को लगने लगा था कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना चाहिए, राव सरकार को चलता कर देना चाहिए और खुद मुख्यमंत्री बनकर कांग्रेस का मंत्रिमंडल बनाना चाहिए। इसलिए उन्होंने हरियाणा कांग्रेस के विघटन की घोषणा कर दी और अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में लौट आए। हरियाणा की लगातार बदलती राजनीति के इस नए तूफान के परिणाम स्वरूप 78 कारगर सदस्यों में से सदन के जो विपक्ष की सदस्य संख्या थी वो 38 थी, जिसमें 37 प्लस 1 थे, निर्दलीय 1 था, और सत्तारूढ़ मोर्चे की सदस्य संख्या 40 थी। महंत श्रीनाथ अकेले ऐसे गैर कांग्रेसी निर्दलीय सदस्य थे जो विपक्ष में बैठते थे। 20 नवंबर को एक और जाट विधायक रणधीर सिंह जी घरोंडा ने संयुक्त मोर्चा और जनसंघ को अलविदा कहते हुए कांग्रेस में वापसी की और जनसंघ इस जो विधायक की दल ने संयुक्त मोर्चे और विपक्ष की संख्या बराबर 39-39 कर दी, जिससे संयुक्त मोर्चे की कमर टूट गई। असल में राव सरकार के भविष्य की इबारत 17 नवंबर को लिखी जा चुकी थी। उस दिन राज्यपाल BN चक्रवर्ती जी ने हरियाणा की राजनीतिक स्थिति को लेकर राष्ट्रपति के पास एक रिपोर्ट भेजी थी। यह रिपोर्ट भारतीय राजनीति का एक अहम हिस्सा है दोस्तों। इसमें हरियाणा में संयुक्त मोर्चा और कांग्रेस दोनों की दल बदल की निंदा की गई है और बताया गया है कि किस प्रकार विरोधी कांग्रेस ने निरंतर ही मुख्यमंत्री बनने के इच्छुक चौधरी देवीलाल के सहयोग से संयुक्त मोर्चे के मंत्रिमंडल को धराशायी करने की कोशिशें की और किस प्रकार राव वीरेंद्र सिंह जी ने 8 बार मंत्रिमंडल विस्तार करके देवीलाल जी और कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेरा। राज्यपाल के मुताबिक कांग्रेस ने कभी एक जिम्मेदार विपक्षी दल की भूमिका ठीक से नहीं निभाई। उसने सरकार को चैन से नहीं बैठने दिया और यह मौका ही नहीं मिलने दिया कि सरकार कोई रचनात्मक कार्य शुरू कर पाए। हरियाणा में विपक्ष का राव सरकार पर आरोप था कि वह भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, उत्पीड़न और कुर्सियों के वितरण के बल पर टिकी थी, लेकिन राज्यपाल की जो रिपोर्ट थी वो कुछ और ही कहती थी। राज्यपाल की रिपोर्ट के अनुसार विपक्ष ने जिन तरीकों से विधायकों का दल बदल कराया था वो न तो शोभनीय थे और न सामान्य थे। चूंकि बहुमत कम था इसलिए उसे कायम रखने के लिए एक एक विधायक की अहमियत उस सरकार में थी और विधायक अपने समर्थन की कीमत को समझते थे और सरकार का समर्थन करते रहने की एवज में लंबी चौड़ी मांगे और नित नई शर्तें पेश राव वीरेंद्र सिंह को किया करते थे। मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह अपने दल के सदस्यों की मांगे मानने से मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको हमेशा यही डर लगा रहता था कहीं विधायक मेरा साथ छोड़ न दे, मेरी सरकार न चली जाए। दूसरी तरफ विधायक सत्ता का स्वाद ले चुके थे और ये बखूबी जान चुके थे कि दल बदल की धमकी देकर किस प्रकार से अपनी मुंह मांगी कीमत राव वीरेंद्र सिंह जी से वसूली जा सकती है। हालांकि 78 सदस्यों के प्रभावी सदन ने राव वीरेंद्र सिंह जी को निस्संदेह 40 विधायकों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन राज्यपाल इस नतीजे पर पहुंचे थे कि बिना चुनाव करवाए स्थिर सरकार हरियाणा में देना संभव नहीं है और राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रपति से विधानसभा भंग करके राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर डाली। राज्यपाल की सिफारिश के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 21 नवंबर 1967 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। इस तरह हरियाणा राज्य की पहली विधानसभा 9 महीने में दम तोड़ गई। दोस्तों, नवोदित राज्य का एक साल राजनेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं, संकीर्ण सोच के कारण अनैतिक सिद्धांतहीन राजनीति का साक्षी ये प्रदेश रहा और राष्ट्रपति शासन के 6 महीनों के भीतर चूंकि हरियाणा में फिर से चुनाव होने थे और वही राजनीतिक जो दल बदलू थे, मंजे हुए खिलाड़ी थे, उनको ही मैदान में उतरना था। हरियाणा प्रदेश की जनता दल बदलुओं से परेशान जरूर हो गई थी और अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि उनको हरियाणा में सबक सिखाया जाएगा और फिर इसके बाद 12 और 14 मई 1968 को मध्यावधि चुनाव होते हैं और इसके बाद हरियाणा की राजनीति में एक नए युग का आरंभ होता है और ये नया युग हरियाणा की राजनीति के पहले लाल मुख्यमंत्री बंसीलाल का रहा। मध्यावधि चुनाव के बाद क्या हुआ, कैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक चौधरी बंसीलाल पहुंचे और राजनीति ने किस तरीके से करवट ली और दल बदलुओं ने इस दौरान क्या किया, इसकी कहानी को हम कल के वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, कई बातें संक्षिप्त में नहीं की जा सकती, उनको विस्तार से बताना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम घटनाओं की तह तक पहुंचने की आदत डालें। हरियाणा की राजनीति के अलग अलग किस्सों को लेकर जो एक मेरी ये कोशिश है दोस्तों, आप सभी का बहुत प्यार इसमें मिला है। आपके जो सारे सुझाव हैं मैं कोशिश करता हूं कि अगले वीडियो में उसको शामिल किया जाए। आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। पॉलिटिक्स ऑफ चौधर का सफ़रनामा लगातार जारी है। राजनीति की बातें 3 बजे का जो समय है दोस्तों,
वो हमेशा चलता रहेगा जब तक आप चाहेंगे। कल के वीडियो में फिर मिलते हैं। शुक्रिया, नमस्कार।